गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 7। तो इसका लेक्चर हमने 1 पढ़ लिया है, ये हमारा लेक्चर 2 है। तो स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थतंत्र कैसा रहा, तो अर्थतंत्र का विकास के पथ पर वह आगे रहा है, ये लक्षण से हम देख सकते हैं। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो मानव विकास रिपोर्ट से तैयार हुई है 2013 में $5,150 थी। ठीक है। भारत की, चीन की थी प्रति व्यक्ति आय $11,477, श्रीलंका की $9,250, अमेरिका की $52,308 और नॉर्वे की $63,909 थी। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय यह सारे देशों से कम थी। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा देश कैसा देश है, विकासशील देश है। प्रति व्यक्ति आय की तुलना में जो हमने आगे देखा वो लिखा है ये तालिका में। और पिछले वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय में जो भी परिवर्तन हुआ है 2011-12 में कितना था, तो 64.316 और स्थिर में कितना है 64,316। 2012 और 13 में कितना रहा है, तो 71.593 और स्थिर कीमत 66,344। वर्ष 2013-14 में कितना है 80,368 और स्थिर में 69,959। 2014-15 में कितना था 88,533 और वह स्थिर भाव में 74,193 था। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के समय भारत की लगभग आबादी 72% आबादी 2001-2 में 58% हो गई है और 1 में 56.7 आबादी को कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसका प्रमाण घटाकर 2013-14 में 49% हुआ है। 2014-15 में इस प्रकार उत्तरोत्तर भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व घटा है। 1950 और 51 की बात करें तो राष्ट्रीय आय में योगदान 55% था, 2013-14 में घटकर 14% हो गया। 80-81 में 48, 2001-2 में कितना है 22% था। अब देखो उद्योग। तो वर्ष 1951 की बात करें तो भारत में उद्योग कितना था 10.6% और वह बढ़कर 2011 में 18.2 हो गया। 2011-12 में बढ़कर 24.3 हो गया है। 1950 में कहें तो 51% लोग राष्ट्रीय आय में 16.6% योगदान था और वह बढ़कर कितना हो गया 26% हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र का वर्तमान में 2/3 भाग निर्यात द्वारा आय हम प्राप्त करते हैं विदेशों में, और परंतु वास्तव में भारत एक औद्योगिक देश नहीं बन सका। राष्ट्रीय आय में उद्योग का योगदान 1950 में 51 में 15 है, 1980-81 में 24 रहा है, 2001 में 27.3 और 2013-14 में 26.2 रहा है। ये RBI के CSO के अनुसार है। सेवा क्षेत्र 1951 में रोजगार में योगदान 17.3 था, 2001 में 25.2 हो गया है, 2011-12 में बढ़कर कितना हो गया 27, 1950-51 में कितना हो गया 30.3, 1980 और 81 में 38%, 2001 में 50.4%। यह प्रमाण 2013-14-15 में 52.7 हो गया। वैसे तो भारत में सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और राष्ट्रीय आय में शीर्षस्थ है। अब देखो जनसंख्या। वर्ग 1901 की बात करें तो 23.84 करोड़ थी, 50-51 में बढ़कर 36.1 हो गई है, 2001 में 102.7 करोड़ हो गई, 2011 में 121 करोड़ थी, जो यह दर्शाती है कि भारत की आबादी खूब तेज़ी से बढ़ रही है। गरीबी। भारत में निरपेक्ष गरीबी की समस्या वाला देश है। 13-14 में 54.9% लोग गरीब थे, 93-94 में 45.3 हो गए और 2004 में 5 में 37.2 हो गए, 2011-12 में 21.9 हो गए। ऐसा कह रहे हैं कि बेरोजगारी में परिवर्तन देखने को मिला है गरीबी में। अब देखो बेकारी। भारत जैसे विकासशील देशों में बेकारी की समस्या बहुत अधिक है, क्योंकि शिक्षा की सुविधा नहीं है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को प्राप्त नहीं होती। 1951 में 33 लाख लोग बेरोजगार थे नेशनल सैंपल के अनुसार, और 1999-2000 में 7.31, 2004-5 में बढ़कर 8.2 हो गए और 2009-10 में कितना हो गया 6.6 और 2011-12 में 5.6% लोग। तथा भारत में प्रचंड बेरोजगारी जैसी समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मानव विकास। भारतीय लोगों का जीवन स्तर विश्व के विकसित देशों की तुलना में खूब नीचा है। मानव विकास अंक के अनुसार, मतलब यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आयु, शिक्षा, जीवन स्तर अंक तैयार किया गया और इस तरह से भारत का मानव विकास 0.463 था, जो 2010 में बढ़कर कितना हो गया 0.547।
2012 की बात करें तो 0.554 था और वह 0.586 अंक के साथ भारत में विश्व के 187 देशों में 136वें क्रम पर हमारा देश है। अब देखो विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण। आर्थिक वृद्धि। तो भारतीय अर्थतंत्र में वर्ष 1970 की बात करें तो खूब तेज़ी से विकास हुआ था। उनमें खासकर 1990 और 51 में परिवर्तन आया और आर्थिक वृद्धि में 6.8% वार्षिक दर में जो बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत देश की आर्थिक वृद्धि खूब 1950 और 51 से 1990 और 91 के दौरान कितनी हुई है? 3.5% से बढ़ोतरी हुई है। 2012 और 13 की बात करें और 2014 और 15 में जो आर्थिक विकास वृद्धि दर मंद पड़ा है वो वार्षिक स्तर पर 5% से भी कम में वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय अर्थतंत्र पे फिर ऊंची आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ेगा और तेज़ी से अनुकूल परिणाम आएगा, विश्व ऐसी आशा रखता है। भारत के साधन भावों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय स्थिर भावों पर गिरने से वर्ष 1950 और 51 में कितना था? तो 2,69,224 करोड़, जो बढ़कर 2013-14 में कितनी हो गई? 27,51,834 करोड़ हो गई है। इस प्रकार 63 वर्ष के जो समय में शुद्ध राष्ट्रीय आय हमें कितना प्राप्त हुआ? 18 वृद्धि दर से अधिक हुई है। राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान। तो भारत में आर्थिक वृद्धि की जो माप संबंधित एक महत्वपूर्ण मापदंड कृषि क्षेत्र का योगदान हमें पता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं। 63 वर्ष से अनुभव साबित हुआ है राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सतत घटता जा रहा है, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। तो राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 52.7% था और प्रथम क्रम पर है। अब राष्ट्रीय में विविध क्षेत्रों का योगदान। कृषि या उद्योग और सेवा। तो कृषि में 53.1, फिर 90 में कितना हो गया? 29.6, फिर घटकर 22.3 हो गया। 2014-15 में 17.6 हो गया। उद्योगों में पहले 16 था, फिर 27 हुआ, फिर 29 हुआ। सेवा में 30 था, 42 था, 50 और 52। सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का खूब योगदान बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय भारत में 1951 में 7,114 थी और 2013-14 में बढ़कर 39,904 हो गई है। 63 वर्ष में लगभग 4.5 गुना में वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 1950 और 51 में 1990 और 51 तक समय के ध्यान केंद्रित करने में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 1.6% वृद्धि हुई है। 1990 और 51 में 5.5% से वृद्धि हुई है। आर्थिक सुधार खूब वृद्धि की तेजी से आई है। रोजगार के क्षेत्र। भारत में रोजगार के मुख्य रूप से क्षेत्र हैं 3 हैं, तो प्राथमिक है, औद्योगिक है और सेवा है। तो प्राथमिक में आप लोगों को पता है कि कृषि के साथ, खेती के साथ जो भी प्रवृत्ति जुड़ी हुई हो, जैसे डेयरी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, पशुपालन हुआ, जंगल हुआ आदि। औद्योगिक क्षेत्र में किसका समावेश होता है? छोटे बड़े उद्योगों का निर्माण तथा जहाजरानी उद्योग। सेवा क्षेत्र में जैसे व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंक, बीमा आदि का समावेश होता है। 1951, 1991, 2001 और 2011-12 में। तो प्राथमिक में कितना रहा है, औद्योगिक में कितना रहा है और सेवा क्षेत्र में कितना रहा है? तो इसमें बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में 1951 में ज़्यादा था और जो घटकर 2011-12 में 48.9 हो गया है। अब देखो भारत में 1951 में 72% था और 106 औद्योगिक और सेवा में 17.3 और सन 1951 में प्राथमिक में 66.9, औद्योगिक में 12.7, सेवा में 20.4। 2011 में कहें कि प्राथमिक में 56.7, औद्योगिक में 18.2, सेवा में 25.2। 2011-12 में प्राथमिक का 48.9%, औद्योगिक और 24.3 और सेवा क्षेत्र में 26.9। अब देखो आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि। देश की आर्थिक वृद्धि की दर आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करती है, जिससे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, परिवहन, सिंचाई की सुविधा आदि इत्यादि अग्रिम है। भारत में आधारभूत सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित वृद्धि देखने को मिलती है। अब देखो सिंचाई की सुविधा। तो 1951 में और 50 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा थी, जो 2012 और 13 में बढ़कर 63 हो गई है और बुवाई 45%। शिक्षा की सुविधा। भारत में आज़ादी के 20 विश्वविद्यालय, 500 कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 35,000 कॉलेज हो गए और 12th प्लान और 719 विश्वविद्यालय हो गए। और साक्षरता की दर 1951 में 18.33 थी, जो अभी बढ़कर 73% हो गई है।
बिजली की सुविधा, भारत में विद्युत उत्पादन में खूब उल्लेखनीय हासिल की है, मतलब बहुत से ज़्यादा हमने बिजली को उत्पादन किया है। 1950-51 में 23,300 मेगावाट थी और 2013, 11 और 12 में 2,43,000 मेगावाट हो गया। सड़क की सुविधा, भारत विश्व के सबसे रोड नेटवर्क रखने वाले देशों में एक देश है। 48.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। अब देखो रेलवे की सुविधा, भारतीय रेलवे विश्व में चौथे नंबर पर आता है। भारत में लगभग 65,000 किलोमीटर लंबाई वाला रेल मार्ग है। वर्तमान समय में भारत विश्व के बैंक द्वारा 2014 में शक्ति के अनुसार बताया गया कि अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रम पर है और कार्यक्रम IPC 2011 के राउंड में अमेरिका, चीन के बाद भारत का तीसरा क्रम आता है। जापान चौथे क्रम पर है और तीसरे क्रम पर भारत है। और भारतीय अर्थव्यवस्था 2005 में सर्वेक्षण 10वें क्रम पर थी, जो विश्व के देशों की तुलना में अद्भुत हमने ऐसा विकास किया है। तो बच्चों लेसन नंबर जो हमारा ये है 7 वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, स्वाध्याय के जो भी प्रश्न उत्तर है, MCQs है, एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में, मुद्दा सर है, विस्तार पूर्वक है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं तथा याद करना है। मेरे चैनल को आप लाइक करो तथा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।